मतलब? अपना काम करो और यहाँ से चले जाओ। आदित्य उसके सख्त लहजे के बावजूद शांत रहा। वह उसी बेंच के दूसरे किनारे पर बैठ गया और बोला, अगर तुमने वाकई कोई फैसला। रात सूर्या प्रदेश के देवगढ़ जिले के चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर एक नई नवेली दुल्हन अकेली बैठी रो रही थी। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था और दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। नंदिनी बार बार रेलवे ट्रैक की तरफ देख रही थी और हर बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। उसके हाथों में लाल चूड़ियां थी, गले में भारी जेवरात थे और मांग में दुल्हन का श्रृंगार सजा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान तक नहीं था। उसके पास रखा हुआ एक छोटा सा बैग साफ बता रहा था कि वह कहीं से भाग कर आई है। तभी प्लेटफॉर्म पर एक युवक आया। उसके कपड़े धूल से अटे हुए थे और चेहरे पर दिन भर की मेहनत की थकान साफ झलक रही थी। वह युवक आदित्य था, जो पास ही एक गोदाम में रात तक काम करने के बाद वापस लौट रहा था। जैसे ही उसकी नजर दुल्हन के लिबास में बैठी उस लड़की पर पड़ी, उसे तुरंत एहसास हो गया कि मामला कुछ ठीक नहीं है। वह कुछ पल चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। लड़की जवान भी थी, खूबसूरत भी, और ऐसा लग रहा था जैसे घर से भागकर आई हो। लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि नंदिनी बार बार ट्रैक की तरफ जिस तरह देख रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वह कोई बेहद खतरनाक कदम उठाने का सोच रही है। आदित्य ने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इस लड़की को किसी गलत कदम से रोकना होगा। वह धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया और नरम लहजे में बोला, देखो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन तुम जिस तरह बार बार ट्रैक की तरफ देख रही हो, मुझे लग रहा है कि तुम कोई बहुत बड़ी गलती करने वाली हो। यह सुनते ही नंदिनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और तेज आवाज में बोली, तुम्हें क्या मतलब? अपना काम करो और यहाँ से चले जाओ। आदित्य उसके सख्त लहजे के बावजूद शांत रहा। वह उसी बेंच के दूसरे किनारे पर बैठ गया और बोला, अगर तुमने वाकई कोई फैसला कर लिया है तो उससे पहले सिर्फ 5 मिनट मेरी बात सुन लो। नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने आंसू पोंछती रही। कुछ पल बाद आदित्य बोला, जिस शख्स के लिए तुम रो रही हो, उसने जरूर तुम्हें धोखा दिया होगा, वरना कोई लड़की शादी के लिबास में रात के वक्त अकेली स्टेशन पे नहीं बैठी होती। यह सुनते ही नंदिनी चौंक गई। उसने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जिंदगी मेरे साथ भी यही खेल खेल चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं एक लड़का हूँ और तुम एक लड़की। पहली बार नंदिनी उसकी बातें ध्यान से सुनने लगी। आदित्य ने धीरे से पूछा, जिससे मोहब्बत करती थी, क्या उसी के लिए घर छोड़कर आई हो? यह सुनते ही नंदिनी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका लिया और भरी हुई आवाज में कहा, हाँ, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। उसके बाद नंदिनी ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह अपने कॉलेज के दोस्त रोहन से मोहब्बत करती थी। जब उसके घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो रोहन ने उसे यकीन दिलाया था कि शादी वाले दिन वह उसे अपने साथ ले जाएगा और दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसी भरोसे पर नंदिनी घर से अपने सारे जेवर और कुछ नकद रकम लेकर भाग आई थी। लेकिन जब वह स्टेशन पहुंची तो उसकी दुनिया एक ही पल में बिखर गई। रोहन ने फोन पर साफ साफ कह दिया था कि उसे सिर्फ पैसों से मतलब था, नंदिनी से नहीं। यह कहकर उसने तुरंत फोन काट दिया था। नंदिनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आदित्य चुपचाप उसकी पूरी बात सुनता रहा, लेकिन असली झटका उसे उस समय लगा जब नंदिनी ने रोते हुए कहा, मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ। यह सुनते ही आदित्य कुछ पलों के लिए बिल्कुल चुप हो गया, जैसे उसके पास कोई जवाब ही ना हो। नंदिनी ने भरी हुई आवाज में कहा, अब ना मैं घर जा सकती हूँ और ना कहीं और। अगर घर वापस गई तो पापा शर्म से मर जाएंगे। इसीलिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। यह कहकर उसने एक बार फिर रेलवे ट्रैक की तरफ देखा। आदित्य तुरंत अपनी जगह से उठा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। तो मैं क्या करूं? मुझे कौन अपनाएगा? आदित्य कुछ देर तक चुप खड़ा सोचता रहा। उसके मन में कई तरह के ख्याल घूम रहे थे। जिंदगी में पहली बार वह इतनी बड़ी परीक्षा के सामने खड़ा था। एक तरफ एक बेसहारा लड़की थी जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, और दूसरी तरफ उसके पेट में पलती एक मासूम जान थी जिसका कोई कसूर नहीं था। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने ऐसा फैसला किया जिसकी उम्मीद नंदिनी ने सपने में भी नहीं की थी। आदित्य ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। यह सुनते ही नंदिनी हैरानी से खड़ी हो गई। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मेरी जिंदगी में क्या कुछ हो चुका है? आदित्य ने शांत लहजे में जवाब दिया, हाँ, अब काफी कुछ जान चुका हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ इतना नजर आ रहा है कि तुम्हें एक सहारे की जरूरत है और इस बच्चे को एक जिंदगी की। नंदिनी चुपचाप उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी लड़का उसके लिए इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। तभी आदित्य ने धीरे से कहा, मैं कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहा,
बस इतना जानता हूँ कि अगर आज तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर नंदिनी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो चुपचाप वापस बेंच पर बैठ गई। काफी देर तक वह कुछ बोल ही नहीं सकी। उसकी नजरें लगातार आदित्य के चेहरे पर टिकी हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि सामने बैठा यह लड़का सच बोल रहा है या सिर्फ उस पर तरस खा रहा है। आखिरकार उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शायद अभी कोई नहीं, लेकिन अगर इस वक्त मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो फिर मैं खुद को इंसान कहने का हक खो दूंगा। नंदिनी एक बार फिर रो पड़ी। तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ा। जिस लड़के के लिए सब कुछ छोड़कर आई उसने भी मुझे धोखा दे दिया। अब मैं कहीं की नहीं रही। आदित्य उसकी हर बात ध्यान से सुनता रहा, फिर नरमी से बोला, गलती हुई है तुमसे, लेकिन गलती का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी खत्म कर दी जाए। इंसान गलतियों से सीखकर भी नई शुरुआत कर सकता है। पहली बार नंदिनी ने अपेक्षाकृत शांत होकर उसकी तरफ देखा। आदित्य ने धीरे से कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। रात के वक्त इस सुनसान स्टेशन पर बैठना महफूज नहीं है। ये सुनते ही नंदिनी के चेहरे पर डर के भाव साफ दिखाई देने लगे। नंदिनी ने घबराई हुई आवाज में पूछा, कहाँ ले जाओगे मुझे? आदित्य ने नरमी से जवाब दिया, अपने घर। वहाँ मेरी माँ शारदा और मेरी छोटी बहन काजल रहती हैं। तुम बिल्कुल महफूज रहोगी। नंदिनी कुछ पल तक सोचती रही। उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आखिरकार वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठी और अपना छोटा सा बैग हाथ में उठा लिया। स्टेशन से बाहर निकलते समय उसके कदम कांप रहे थे। दूसरी तरफ आदित्य भी अंदर ही अंदर परेशान था। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी अजनबी लड़की से ढंग से बात तक नहीं की थी और आज वह एक अनजान दुल्हन को अपने घर ले जा रहा था। दोनों चुपचाप सड़क पर चलते रहे। रात काफी गुजर चुकी थी और सड़क लगभग सुनसान थी। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। लगभग 10 मिनट पैदल चलने के बाद वे एक छोटी सी बस्ती में पहुंचे। वहीं आदित्य का छोटा सा घर था। घर की दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी, छत टीन की थी और सामने एक छोटा सा आंगन था जिसमें कुछ गमले रखे हुए थे। आदित्य ने दरवाजा खटखटाया। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला और सामने उसकी माँ शारदा खड़ी थी। जैसे ही उनकी नजर दुल्हन के लिबास में खड़ी नंदिनी पर पड़ी, वे हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत पूछा, आदित्य, ये कौन है? आदित्य ने बिना घबराए जवाब दिया, माँ, इसका नाम नंदिनी है और आज अगर मैं इसे यहाँ न लाता तो शायद ये जिंदा न बचती। ये सुनते ही शारदा के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने और सवाल करने के बजाय तुरंत दोनों को अंदर बुला लिया। आदित्य की छोटी बहन काजल भी कमरे से बाहर आ गई। वह जल्दी से एक गिलास पानी लेकर नंदिनी के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, आप पानी पी लीजिए। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और दिल में अनगिनत आशंकाएं घूम रही थीं। थोड़ी देर बाद आदित्य ने अपनी माँ को पूरी बात विस्तार से बता दी। नंदिनी की हालत, उसके साथ हुआ धोखा और उसकी निराशा, सब कुछ सुनकर शारदा काफी देर तक चुप बैठी रही। फिर उन्होंने नंदिनी के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटी, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। ये शब्द सुनते ही नंदिनी खुद पर काबू नहीं रख सकी। वह जोर जोर से रोने लगी। शायद कई घंटों बाद पहली बार उसे किसी अपने जैसा सहारा महसूस हुआ था। उस रात नंदिनी को नींद नहीं आई। वह पूरी रात यही सोचती रही कि आखिर एक अजनबी परिवार उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि आदित्य काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। घर से निकलते समय उसने सिर्फ इतना कहा, डरना मत, यहाँ कोई भी तुम्हें गलत नजर से नहीं देखेगा। आदित्य के जाने के बाद शारदा नंदिनी के पास आकर बैठ गई और स्नेह भरे लहजे में बोली, बेटी, जिंदगी में हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन जो शख्स अपनी गलतियों के बाद भी संभल जाए, असल में वही मजबूत इंसान होता है। शारदा की बातों ने नंदिनी के दिल को कुछ सुकून दिया। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। उसने पहली बार घर को ध्यान से देखा। घर में गरीबी जरूर थी, लेकिन रिश्तों में प्यार, अपनापन और सच्चाई भरी हुई थी। दोपहर के समय आदित्य काम से वापस आया। उसके चेहरे पर दिन भर की मेहनत की थकान साफ दिखाई दे रही थी। सब लोग मिलकर खाना खाने बैठे तो अचानक आदित्य ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो हम कल कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इतनी जल्दी? आदित्य ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो हम कल कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इतनी जल्दी? आदित्य ने गंभीरता से जवाब दिया, जल्दी इसलिए क्योंकि अब तुम्हें एक पहचान और सुरक्षा की जरूरत है, वरना लोग तुम्हें सुकून से जीने नहीं देंगे। नंदिनी काफी देर तक चुप बैठी सोचती रही। अब उसे धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि आदित्य उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि सचमुच उसे एक नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहा है। पहली बार उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी थी। शाम तक नंदिनी ने अपना फैसला कर लिया था। काफी देर सोचने के बाद उसने धीरे से आदित्य से कहा, अगर तुम्हें वाकई कोई एतराज या परेशानी नहीं है तो
मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही आदित्य ने सुकून की एक गहरी सांस ली। उसे खुशी थी कि नंदिनी ने जिंदगी को एक और मौका देने का फैसला किया है। अगली सुबह आदित्य, नंदिनी और शारदा कोर्ट मैरिज के लिए रवाना हो गए। नंदिनी का दिल लगातार तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी तेजी से कैसे बदल रही है। कल तक वह रेलवे ट्रैक के किनारे अपनी जिंदगी खत्म करने का इरादा कर चुकी थी और आज वही लड़की एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ आदित्य भी अंदर ही अंदर परेशान था। वह जानता था कि आज के फैसले के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर डर से ज्यादा संतोष दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि वह एक सही काम कर रहा है। मगर उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ नंदिनी के पिता राजेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी थी। पुलिस लगातार नंदिनी की तलाश में लगी हुई थी। जैसे ही कोर्ट में शादी की प्रक्रिया शुरू हुई, बाहर अचानक एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी देखते ही नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने डरी हुई नजरों से आदित्य की तरफ देखा। आदित्य भी कुछ पलों के लिए घबरा गया, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए बोला, घबराओ मत, अब जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। इतने में दो पुलिसकर्मी तेजी से अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे नंदिनी के पिता राजेश और उसका बड़ा भाई विशाल भी मौजूद थे। राजेश की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। जैसे ही उनकी नजर नंदिनी पर पड़ी, वे ऊंची आवाज में पुकार उठे, नंदिनी! उनकी आवाज सुनते ही वहां मौजूद लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। कुछ ही पलों में आसपास लोग इकट्ठा होने लगे और माहौल अचानक बहुत गंभीर हो गया। पुलिसकर्मी आदित्य की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले ही नंदिनी तुरंत आगे आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसने मजबूत लहजे में कहा, इन्होंने मुझे नहीं भगाया, मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूँ। राजेश गुस्से में बोले, खामोश रहो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने हमारी कितनी बदनामी कर दी है? नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। उसने भरी हुई आवाज में कहा, पापा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन आदित्य ने मेरी जिंदगी बचाई है। राजेश कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी बेटी किसी दबाव या डर में ये सब कह रही है। तभी एक पुलिसकर्मी ने कहा, अगर लड़की अपनी मर्जी से इनके साथ आई है तो हम कानूनी तौर पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। यह सुनते ही विशाल गुस्से से आदित्य के करीब आ गया और सख्त लहजे में बोला, तुम जैसे लड़कों की वजह से लड़कियां घर से भागती हैं। आदित्य चुपचाप खड़ा रहा। उसने न गुस्सा किया और न ही कोई कड़वा जवाब दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं इसे उस रात स्टेशन पर अकेला छोड़ देता तो शायद आज ये जिंदा ना होती। ये शब्द सुनते ही कुछ पलों के लिए वहां पूरी खामोशी छा गई। इसी दौरान नंदिनी अपने पिता को एक तरफ ले गई। उसके हाथ कांप रहे थे और आवाज भी थरथरा रही थी। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनते ही राजेश जैसे पत्थर के हो गए। उनके कदम लड़खड़ा गए और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उन्होंने अविश्वास से अपनी बेटी की तरफ देखा। नंदिनी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह रोते हुए बोली, जिस लड़के से मैं मोहब्बत करती थी, उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं उसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उस रात मैं स्टेशन पर अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी, लेकिन आदित्य ने मुझे रोक लिया। यह कहते कहते नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी, जबकि राजेश चुप खड़े अपनी बेटी की टूटी हुई दुनिया को पहली बार पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे थे। यह सच्चाई सुनने के बाद राजेश का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। पहली बार उन्हें अपनी बेटी के दिल का दर्द महसूस हुआ। अब उन्हें अंदाजा हो रहा था कि नंदिनी ने जो कुछ किया उसके पीछे कितनी बड़ी मजबूरी और तकलीफ छिपी हुई थी। वे कुछ देर तक चुप खड़े रहे, फिर उनकी नजरें आदित्य की तरफ उठी। उनके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एक अजनबी लड़का उनकी बेटी की इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बावजूद भी उसका साथ देने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। तभी आदित्य ने धीरे से कहा कि किसी की जिंदगी बचाना कभी गलत नहीं होता। राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे पर अब पहले जैसा गुस्सा बाकी नहीं रहा था। कुछ देर बाद कोर्ट मैरिज की सारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो गईं। अब कानूनी रूप से नंदिनी और आदित्य पति पत्नी बन चुके थे। वापस जाते समय राजेश ने आदित्य की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, अगर तुमने कभी मेरी बेटी को धोखा दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आदित्य ने सम्मान से सिर झुकाकर जवाब दिया, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। उस दिन के बाद नंदिनी दोबारा आदित्य के घर आ गई। धीरे धीरे वह इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनती चली गई। शारदा उसे अपनी बेटी की तरह चाहने लगी थी, जबकि काजल हर समय उसके आसपास मंडराती रहती थी। घर का माहौल भले ही साधारण था, लेकिन प्यार और अपनापन से भरा हुआ था। दूसरी तरफ आदित्य पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगा। वह सुबह सुबह काम पर निकल जाता और रात देर से वापस लौटता। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी, लेकिन उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। नंदिनी अक्सर चुपचाप उसे देखा करती थी।
उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि सच्चा इंसान वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे, न कि वह जो खुशियों में बड़े बड़े वादे करे। एक दिन नंदिनी ने आदित्य से पूछ ही लिया, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शायद इसलिए कि मैं किसी को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ नहीं देख सकता। दोस्तों, मुझे अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि मैं ये कहानियाँ कैसे बनाती हूँ। अगर आप भी ऐसी शानदार AI वीडियोस बनाना सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर मौजूद है, अभी संपर्क करें। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। नंदिनी अब पहले से काफी बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर दोबारा मुस्कान लौटने लगी थी और उसकी आंखों में जिंदगी के लिए उम्मीद दिखाई देने लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ आदित्य की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके सिर पर पुराना कर्ज था और आमदनी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वह आसानी से सब कुछ संभाल सके। एक रात जब आदित्य घर वापस आया तो शारदा ने चिंता से बताया, आज फिर 2 आदमी कर्ज के पैसे मांगने आए थे। जाते जाते बहुत बुरा भला भी कह गए। ये सुनकर आदित्य चुप हो गया। वह जानता था कि हालात अभी भी आसान नहीं हुए। नंदिनी यह सब देख रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि आदित्य अपनी परेशानियां दिल में छिपाकर सबके लिए लड़ रहा है। उसी रात उसने पहली बार अपने पिता राजेश को फोन किया। काफी देर तक फोन बजता रहा लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर अचानक दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ बोलो। नंदिनी कुछ पल तक चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बेटी की आवाज सुनते ही दूसरी तरफ खामोशी छा गई। कुछ पलों बाद राजेश ने नरम लहजे में पूछा, कैसी हो बेटा? ये सुनते ही नंदिनी की आंखें नम हो गईं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ पापा, लेकिन आदित्य बहुत परेशान है। राजेश तुरंत समझ गए कि बात आर्थिक परेशानियों की है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ है? तब नंदिनी ने पहली बार उन्हें आदित्य की पूरी सच्चाई बताई। उसने बताया कि आदित्य किस तरह दिन रात मेहनत करता है, किस तरह कर्ज देने वाले लोग घर आकर शारदा और काजल की बेइज्जती करते हैं और किस तरह उसने कभी अपनी परेशानियों का बोझ किसी दूसरे के कंधों पर नहीं डाला। राजेश चुपचाप सब सुनते रहे। शायद पहली बार उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी बेटी किसी गलत इंसान के साथ नहीं बल्कि एक नेक दिल और जिम्मेदार इंसान के साथ जिंदगी बिता रही है। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कल तुम दोनों मुझसे मिलने आ जाओ। ये सुनकर नंदिनी के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी, जबकि उसे महसूस हुआ कि शायद उसके और उसके पिता के बीच टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ने लगा है। अगले दिन आदित्य और नंदिनी शहर पहुंच गए। पूरे रास्ते आदित्य चुप रहा। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि राजेश उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। हालांकि हालात पहले से बेहतर हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसके दिल में हल्की सी घबराहट मौजूद थी। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, नंदिनी की मां लता दौड़ती हुई बाहर आई और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। माँ बेटी की आंखों से खुशी और भावनाओं के आंसू बहने लगे। काफी समय बाद उनका यह मिलन हुआ था। घर का माहौल अब पहले जैसा तनाव और गुस्से से भरा हुआ नहीं था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी और गंभीरता थी। राजेश ड्राइंग रूम में बैठे थे। उन्होंने आदित्य को अपने पास बैठने का इशारा किया। आदित्य झिझकते हुए उनके सामने जाकर बैठ गया। कमरे में कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर राजेश ने गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम किया है। यह सुनकर आदित्य ने तुरंत सिर झुका लिया। उसे लगा शायद अब भी कोई नई परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। लेकिन अगले ही पल राजेश ने एक फाइल उसके सामने रखते हुए कहा, मेरी कंपनी में सुपरवाइजर की एक जगह खाली है। अगर तुम चाहो तो कल से काम शुरू कर सकते हो। यह सुनते ही आदित्य हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह सही सुन रहा है। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। राजेश मुस्कुराए और बोले, इंसान की पहचान सिर्फ डिग्री से नहीं होती, बल्कि उसके किरदार और दिल से होती है। ये शब्द सुनकर आदित्य की आंखें नम हो गईं। शायद पहली बार किसी ने उसकी मेहनत और अच्छाई को इस तरह पहचाना था। उस दिन के बाद आदित्य की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। नई नौकरी मिलने के बाद उसकी आमदनी पहले से कहीं बेहतर हो गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब कर्ज देने वाले लोग घर आकर उसके परिवार की बेइज्जती नहीं करते थे। आदित्य लगातार मेहनत करता रहा और धीरे धीरे अपना सारा कर्ज चुकाने लगा। दूसरी तरफ नंदिनी भी अब पूरी तरह इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। वह शारदा का बहुत ख्याल रखती, घर के कामों में हाथ बंटाती और काजल के साथ बहनों जैसा रिश्ता निभाती थी। कुछ महीनों बाद नंदिनी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के साथ ही पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। घर में कई दिनों तक उत्सव जैसा माहौल रहा। जब आदित्य ने पहली बार बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बच्चे को सीने से लगाते हुए प्यार से कहा, आज से ये सिर्फ मेरा बेटा है। ये शब्द सुनकर नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा इंसान मिला था जिसने बिना किसी मतलब और शर्त के उसे स्वीकार किया था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। जब आसपास के लोगों ने देखा कि शादी के कुछ ही महीनों बाद बच्चे का जन्म हो गया है
तो तरह तरह की बातें शुरू होने लगी। कुछ लोग चुपके चुपके ताने मारते, कुछ पीठ पीछे टिप्पणियां करते, लेकिन आदित्य ने कभी किसी की परवाह नहीं की। उसने हमेशा उस बच्चे को अपना नाम दिया और कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उसका जैविक बेटा नहीं है। नंदिनी कभी कभी डर जाती थी कि अगर भविष्य में सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा, लेकिन आदित्य हर बार मुस्कुराकर कहता, रिश्ते खून से नहीं, निभाने से बनते हैं। आदित्य की यही बातें नंदिनी के दिल को सुकून देती थी। दूसरी तरफ राजेश भी अब अक्सर उनके घर आने लगे थे। समय के साथ साथ उनके दिल में आदित्य के लिए सम्मान और प्यार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने आदित्य और नंदिनी के लिए शहर में एक छोटा सा नया घर भी बनवा दिया ताकि उनकी बेटी अधिक आराम से जिंदगी बिता सके। लेकिन हर बार आदित्य विनम्रता से यही कहता, आपने मुझे जो सम्मान दिया है वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। ये सुनकर राजेश की आंखों में भी उसके लिए आदर और अपनापन और बढ़ जाता था। एक रात आदित्य अपने घर की छत पर बैठा अपने बेटे को गोद में खिलाता रहा था। आसमान में चांदनी फैली हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी। नंदिनी धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आकर बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहे और अपने बेटे को खेलते हुए देखते रहे। फिर नंदिनी ने धीरे से कहा, अगर उस रात स्टेशन पर तुम मुझे ना मिलते तो शायद मैं आज जिंदा ना होती। आदित्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोला, अगर उस रात तुम मेरी बात न मानती तो शायद मुझे भी अपनी जिंदगी जीने की एक बड़ी वजह न मिलती। यह सुनकर नंदिनी की आंखें नम हो गईं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। उनकी नजरों में कृतज्ञता, प्यार और सम्मान था। वे दोनों जानते थे कि उनकी जिंदगी आसान नहीं रही, लेकिन उन्होंने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया था और यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत थी। नीचे आंगन में शारदा अपने पोते के लिए नए खिलौने लेकर खड़ी थी, जबकि घर के अंदर से हंसी और खुशियों की आवाजें आ रही थी। काजल बच्चे के साथ खेल रही थी और पूरा घर प्यार और अपनापन से भर गया था। वहीं नंदिनी, जो एक रात रेलवे ट्रैक के किनारे अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर चुकी थी, आज अपने परिवार के साथ खुशियों भरी जिंदगी जी रही थी। उसके चेहरे पर संतोष था, आंखों में उम्मीद थी और दिल में उन लोगों के लिए अपार कृतज्ञता थी जिन्होंने उसके सबसे मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। जिंदगी ने उसे बहुत कठिन परीक्षाओं से गुजारा था, लेकिन आखिरकार उसे ऐसे लोग मिल गए थे जिन्होंने उसके जख्मों पर मरहम लगाया, उसे संभाला और जीने की नई वजह दी। शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर सही समय पर एक नेक दिल और सच्चा इंसान साथ मिल जाए तो बिखरी हुई जिंदगी भी दोबारा संवर सकती है। निराशा के अंधेरों में भी उम्मीद की एक किरण रास्ता दिखा सकती है और प्यार, अपनापन और इंसानियत हर जख्म को भरने की ताकत रखते हैं। आदित्य ने नंदिनी को सिर्फ एक नई जिंदगी ही नहीं दी थी, बल्कि उसे यह यकीन भी दिलाया था कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का सहारा बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। और आदित्य ने अपने कर्मों से साबित कर दिया था कि सच्ची इंसानियत क्या होती है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आदित्य ने जो किया वह सच्ची इंसानियत और अच्छे चरित्र की मिसाल है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी ठीक लगी होगी। इस कहानी पे लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। ऐसे ही हमारे पेज को रोमांटिक AI पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।